आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी व लुक़्तदानी मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू लम्हा फ़िक्रिया। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम आप लोगों को माशरती मसाइल से आगाही देंगे, आपके मुल्क में क्या हो रहा है उसके बारे में आपको बताएंगे। एंड हमारी पूरी कोशिश यही होगी कि हम बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक्स पे बात कर सकें, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकें। इस वक्त मेरे फेलो मेंबर्स भी यहाँ मौजूद हैं और हम लोग आज जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। इस पे गौर व फिक्र करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि इसकी वजह से हमारे माशरे में क्या मसाइल आएंगे, कल को यूथ पे क्या अफेक्ट होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। Today we are talking about the Transgender Act of 2018 and the proceedings of it, जो कि 2019 में हुई, 2020 में हुई, 2022 में हुआ। इसके consequences के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इससे अंदर क्या मुतनज़्ज़ा ऐसी बात है जो कि जानने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले इस एक्ट को समझने के लिए आपको दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हैं। ट्रांसजेंडर एक्ट के अंदर जो टर्मिनोलॉजी यूज़ है ट्रांसजेंडर की, वो और इंटरसेक्स क्या होता है। ट्रांसजेंडर एक ऐसा जेंडर मतलब एक ऐसा इंसान है जो कि पैदाशी तौर पे तो एक जेंडर असाइन किया जा चुका होता है। जैसे कि एक मर्द जो बचपन में बच्चा जब पैदा हुआ है वो बचपन में मर्द क्लासिफाई कर दिया गया है, लेकिन डेवलपमेंट के बाद वो रियलाइज़ करे कि ये जेंडर उसको नहीं पसंद या ये जेंडर उसका नहीं है, तो वो अपने आप को एज अ वुमन क्लासिफाई कर ले। यानी बर्थ पे उसका जेंडर कुछ और था और डेवलपमेंट के बाद उसने अपना जेंडर कुछ और समझा। ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है। इंटरसेक्स की जो टर्म है ये वो टर्म है जिसमें एक ऐसा बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बॉडी के अंदर यानी उसके जिस्म के अंदर मौजूद दोनों जेनिटल कॉग्निशंस पाई जाती हैं, एक फ़ीमेल की और एक मेल की। तो ऐसा बच्चा हमें इंटरसेक्स कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसी भी एक्ट को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए ये एक्ट किस टर्मिनोलॉजी को यूज़ कर रहा है, किस ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। तो अगर ये एक्ट ट्रांसजेंडर एक्ट जिसकी हम बात करें, क्या हम इसमें ये नोटिस करें तो इन्होंने सही टर्मिनोलॉजी यूज़ की, क्या इन्हें इंटरसेक्स की टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी चाहिए थी, या अगर मैं बताऊं आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे इस्लाम में हम जो ख्वाजा सिरा कम्युनिटी है उसको या तो हिजरा, ख्वाजा सिरा हम या तो खुसरा कहते हैं, इसरा या मुखन्नस कहते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर का वर्ड हम नहीं यूज़ करते नॉर्मली। अगर हम उसको देखें तो लिटरल सेंस में अगर हम इसको कन्वर्ट करें साइंटिफिक सेंस में तो वो हर्माफ्रोडाइट की टर्म आ जाती है। लेकिन क्योंकि ये साइंटिफिक टर्म है तो इसमें हमें जानना ये ज़रूरी है कि बेस्ट टर्मिनोलॉजी क्यों नहीं यूज़ की गई जब ये एक्ट पास किया गया या पब्लिक किया गया। ठीक हो गया, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये आ जाती है कि हमें जानना ज़रूरी है कि डेफिनेशंस जो इस एक्ट की हैं ना वो इतनी कंफ्यूजिंग क्यों है। बट बिफोर डेफिनेशंस आई विल टेल यू कि ये एक्ट पास कैसे हुआ और ये वजूद में क्यों आया। पीपीपी की गवर्नमेंट ने इसको पास किया था, ठीक है, और ये नून लीग की गवर्नमेंट में पास हुआ था 2018 अप्रैल में। और ये जो पीटीआई है हमारी अपोजिशन, इन्होंने भी इसके ऊपर पर्टिकुलरली कुछ नहीं बात की, इवन आफ्टर कमिंग इनटू पावर नहीं की। लेकिन शरीन मज़ारी का एक ट्वीट बहुत फेमस हुआ जो कि मुझे लगता है आप लोगों को पता भी होगा, आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा वायरल हुआ, कंट्रोवर्सी का शिकार भी बना। तो उन्होंने ट्रांसजेंडर एक्ट को बड़ा सपोर्ट किया था। ठीक है, तो ये वजूद में क्यों आया। सबसे पहली बात आ जाती है कि आम शहरी के लिए आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो उनको बुनियादी हकूक़ के जो आर्टिकल के अंदर बुनियादी हकूक़ मेंशन है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये एक्ट वजूद में इसलिए आया था कि ये हम ट्रांसजेंडर्स और जो ख्वाजा सिरा कम्युनिटी है उन तक पहुंचा सकें यही राइट्स, यही हकूक़, ये इसलिए वजूद में आया। इसको अपोज करने वाले, इसमें तरमीम करने की ज़रूरत, इस ट्रांसजेंडर एक्ट को जिस पार्टी ने अपोज किया है यानी वो जो कह रहे हैं कि इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए, तरमीम होनी चाहिए, वो जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान हैं। उन्होंने कहा है कि पहली जो अमेंडमेंट होनी चाहिए वो तो डेफिनेशंस में होनी चाहिए, दूसरी ये जो राइट्स हैं इनमें होनी चाहिए, जैसे राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस और इस तरीके से। अगर अब मैं डेफिनेशंस की तरफ आऊँ तो ये जाना बड़ा ज़रूरी है कि पहली बात है तो दो स्पेसिफाइड जेंडर्स होते हैं, मेल एंड फीमेल, जिसके अंदर फीमेल के अंदर हमारे पास XX क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, मेल के अंदर हमारे पास XY क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और जो ट्रांसजेंडर यानी इंटरसेक्स हैं उनके अंदर हमारे पास एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, या तो वो XXY क्रोमोसोम होगा या वो XYY क्रोमोसोम होगा। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं डेफिनेशंस पे। जो फर्स्ट डेफिनेशन है उससे हम सब लोग यूनिवर्सली भी एग्री करेंगे क्योंकि वो डेफिनेशन एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है किसी भी इंटरसेक्स पर्सन की। वो ये है कि उसकी पैदाइश में इब्हान होना, एम्बिग्विटी होना, कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके जिस्म के अंदर दोनों मेल और फीमेल अज़ा मौजूद होते हैं और हम उनमें उनको इब्हान का बेसिकली वर्ड यूज़ हुआ है कि एम्बिग्विटी होती है। ठीक है, इधर हमारे पास ये जानना ज़रूरी है कि दो किस्म के ट्रांसजेंडर्स होते हैं, एक जो एम्बिग्वियस होते हैं जिनमें कोई इब्हान नहीं होता, जो कि बेसिकली जब पैदा होते हैं तो उनका डोमिनेंट प्राइवेट पार्ट से हम क्लासीफाई कर देते हैं कि वो फीमेल हैं या मेल कैटेगरी में उनको डाल देते हैं। एक होते हैं जो एम्बिग्वियस होते हैं जिनका हमें नहीं पता चलता कि बेसिकली ये
फीमेल हैं या मेल है, इनको हम क्लासीफाई नहीं करते। फिर डेवलपमेंट स्टेज का वेट किया जाता है, फिर यूरिनेशन एक टेस्ट होता है और उसके बेसिस पे किया जाता है। बाज़-औक़ात ये क्लासीफाई हो भी नहीं पाते अपनी पूरी ज़िंदगी। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द सेकेंड एंड थर्ड डेफिनेशन, जो सेकेंड और थर्ड डेफिनेशन है, इसी पे सबसे ज़्यादा स्टेर हुई है कंट्रोवर्सी और यही तनकीद का निशाना बना है और ये बड़ी फ्लॉड डेफिनेशंस हैं। अगर हम बात करें सेकेंड डेफिनेशन की, तो इसमें आ जाता है कि एक यूनिक, स्पेशली एक मेल जो कि कैस्ट्रेशन के अंडरगो करेगा, कोई भी इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी भी पर्टिकुलर वजह से उनके प्राइवेट पार्ट्स हार्म हो गए, डिसफंक्शनल हो गए, तो वो ना कैस्ट्रेशन करा लें या एक्सर्शन करा लें और उसके बाद वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करा लें, अपना जेंडर चेंज करा लें। अब अगर हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से, माशरती पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या हम इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों से देखें या शरिया लॉ से ही देख लें आप लोग, तो ऐसे मुमकिन नहीं होता। क्योंकि अगर आप बाय बर्थ एक मर्द पैदा हो गए हैं या औरत पैदा हो गए हैं, ख़ासतौर पे यहाँ मर्दों की बात की है, तो आप मर्द पैदा हुए हैं और अगर कोई भी इंसिडेंट होता है और आपका पार्ट डिसफंक्शनल हो गया, आप सर्जरी करा लें, कुछ करा लें और आप उसको चेंज कर लें। अब ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इससे बेहतर है कि आप उस चीज़ पे सब्र कर लें। थर्ड डेफिनेशन की बात अगर आ जाए, तो उस डेफिनेशन में ये है कि सेल्फ परसेप्शन आ जाता है कि एक बंदा साइकोलॉजिकली, ये मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल मैटर है अब इस डेफिनेशन में, कि आप सेल्फ परसीव क्या करते हैं अपने आप को, आप खुद क्या समझते हैं आपका जेंडर क्या है। एक बच्चा जो पैदा हो गया और मेडिकली प्रूवन हो गया, बायोलॉजिकली क्लासीफाई हो गया कि वो मर्द है या औरत है, बाद में वो बड़ा होता है, साइकोलॉजिकली उसको लगता है कि नहीं, मैं औरतों की तरह कपड़े पहन रहा हूँ या मैं लड़कों की तरह ड्रेसअप हो रही हूँ, तो मैं मर्द हूँगी या मैं औरत हूँगा। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि हमें यूथ में आजकल बड़ा नज़र आता है, जिसकी वजह से हमारी LGBTQ कम्युनिटी बहुत बढ़ जाएगी। इसमें हमारे मुल्क में माशरती मसाइल बहुत बढ़ जाएंगे, घरेलू मसाइल जो होते हैं आपके, वो बहुत बढ़ जाएंगे, घर घर में इशू आ जाएगा, बच्चे अपना जेंडर नहीं समझ पाएंगे, अपने आप को क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे, यूथ जो है वो स्ट्रे हो जाएगी। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। इधर एक और बात जो मैं ऐड करना चाहूँगी वो है कि पार्लियामेंट्री एक्सेसिविज़म की बात अगर मैं करूं, क्या हमारी पार्लियामेंट ने इस एक्ट को पब्लिक करने से पहले नहीं ये चीज़ समझी ज़रूरी कि हम एक्सपर्ट्स रखें या इसको प्रॉपर्ली थॉरली चेक करें? तो ये एक चीज़ हमें जानना ज़रूरी है। और मेरे जो फेलो कलीग्स हैं, आई एम प्रीटी श्योर दे हैव सो मच मोर टू से ऑन दिस, क्योंकि हम अब राइट्स पे बात करेंगे, हम लॉज पे बात करेंगे कि हमारा जो इस्लामिक लॉ सिस्टम है वो ज़रा इसको कैसे डील कर रहा है, और हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की, जो एक बहुत बड़ा मसला है। ये एक ऐसा मसला है जिसमें तरमीम करना मैं कहती हूँ बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि यहाँ कत्लो गारत की बात आ जाएगी, लोग अपना जेंडर चेंज करने लग जाएंगे, मसले ही बढ़ जाएंगे। तो आई विल लाइक टू लीव इट टूवर्ड्स माई मेंबर्स। अब हम थोड़ा सा इस्लामिक लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। और सोलिया, आई एम वेरी श्योर कि आपको इसमें बहुत बेहतर पता होगा, तो प्लीज़ थोड़ी सी हमारे ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन दीजिए। ओवर टू यू सोलिया। इंस्टीट्यूशन के ऊपर कुछ एक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं ब्रीफ बात करना चाहूँगी। तो पहला जो है वो ये है कि जो PPC पाकिस्तान पीनल कोड 1860 का जो कोड जिसमें ये बताया गया है ट्रांसजेंडर के बारे में बात की गई है, वो यही है कि यहाँ पर जो पहली चीज़ आती है वो ये कि जो जेंडर है, मतलब अगर जो मेल है उसको ही से रिप्रेजेंट करना है एंड जो फीमेल है उसको शी से रिप्रेजेंट करना है। लेकिन यहाँ पर ये जो है ये क्रिमिनल कोड ऑफ एक्ट है, और ये जो है जितने भी ऑफेंसिव एक्टिविटीज़ होती हैं और मतलब उनको अगर वो एब्सोल्यूट हैं, डिफाइंड हैं, तो उनको ये डील करता है और उनको पनिश करता है, और वो पेनल्टीज़ वगैरह जो मोड्स और ट्रीटमेंट जो जिसके थ्रू जो है वो प्रॉपर किया जाता है, प्रोसीजर होता है, वो सब चीज़ें। तो मैं इसको ट्रांसजेंडर एक्ट से इस तरह रिलेट करूँगी कि यहाँ पर जो आयशा जो आपने बात की अभी कि जो डेफिनेशन, जो दूसरी डेफिनेशन है उसमें ये है कि अगर ट्रांसजेंडर्स को जो है वो कैस्ट्रेशन के थ्रू ये वो अपना जो है पर्सनल पार्ट्स को रिमूव करा सकते हैं और ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में आ सकते हैं, तो आई गेस दैट इज़ इलीगल। और इस कोड ऑफ कंडक्ट के अंडर ये इलीगल है, क्योंकि अगर हम 2018 का जो एक्ट है और अभी वाला जो है मतलब थ्रू आउट सेम है, और मुझे लगता है कि इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुई डेफिनेशंस में, स्पेशली जैसे आपने बोला। तो मैं ये कहूँगी कि पहली तो चीज़ ये कि डेफिनेशंस एज इट इज़ हैं, और अगर आम आदमी भी पढ़े तो उसको यही लगेगा कि मतलब उसको कन्फ्यूजन रहेगी। और हम जैसे तीसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि डेलिबरेटली जिसको लग रहा है, मतलब स्टिल बाय बर्थ एक बंदा मतलब स्टेबल है, उसका जेंडर उसको जो असाइन कर दिया गया है, डिक्लेयर्ड है, लेकिन फिर वो स्टेज पे आके अपना वो मतलब
इस एक्ट के थ्रू वो जिस तरह सोसाइटी में क्योस आ सकता है, तो दैट इज़ टोटली इलीगल। तो मैं ये कहूँगी कि इस कोड को थोड़ा मतलब यहाँ पर जो ये जो है इसको थोड़ा इफ़ेक्टिव होना चाहिए, इफ़ेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए यहाँ पर कि प्रॉपर डील किया जाए इसको। प्लस दूसरी बात जो है क्रिमिनल लॉ में ये है कि अगर कोई ऑफेंसिव, वही बात आ गई, एक्टिविटी हो रही है कोई मतलब ट्रांसजेंडर्स फॉर एग्जांपल पास्ट की अगर हम बात करें तो पास्ट में ट्रांसजेंडर्स ख्वाजा सरा को उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे थे, मतलब बहुत अब्यूसिव माहौल हो गया था उस टाइम पे। तो हम ये देखते हैं कि उस टाइम इसको ओवरटेक किया गया था, मतलब काफ़ी इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट्स आई थी और इनके राइट्स जो है वो इनको प्रॉपर दिए गए थे। और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो राइट्स की बात की गई है उसमें भी यही है कि राइट्स देने चाहिए, कम्युनिटी में जितने भी लोग एग्जिस्ट करते हैं उनको राइट्स देने चाहिए। तो आई वुड से कि अगर इलीगल काम हो रहा है, अगर मतलब ट्रांसजेंडर्स अगर वैलिड कोई जेन्युइन रीज़न है, सो दे कैन मतलब गो थ्रू कि वो इस प्रोसेस के थ्रू कैस्ट्रेशन करा के कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई रीज़न नहीं बनता। प्लस नादरा ऑर्डिनेंस 2000 जो है, ये ऑर्डिनेंस में बेसिकली यही बताया गया है कि अगर 18 या जेंडर अगर कोई बंदा अगर 18 या 18 प्लस हो गया है तो उसको चाहिए कि वो रजिस्टर करा ले अपनी आइडेंटिटी नादरा में। और लेकिन अब जो एक प्रेशर आ गया है नादरा के ऊपर भी कि मतलब मैं अगर आपको स्टैटिक्स बताऊं तो 28,000 प्लस केसेस जो हैं वो अभी मतलब प्रोसेस्ड हुए हैं नादरा में, कि मतलब ये आप खुद देखेंगे कितना मतलब ह्यूज यू कैन से नंबर है। और यहाँ पर बहुत सारी मतलब प्रेशर है, एक तरह से हम बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है थोड़ी देखनी चाहिए, और ये नहीं कि अगर कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है तो आप जाके अपनी आइडेंटिटी चेंज करा रहे हो और अपना जो जेंडर है वो वहाँ चेंज करा रहे हो। एक पहले अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर थ्रू प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन लाइक 2 years का टाइम दिया जाता है उनको कि आप 2 years में के अंदर पहले अपने आप को इन्वेस्टिगेट करें, प्रॉपर देखें फिज़िकली कि ये मतलब आपको लगता है, मतलब अगर यू आर फीलिंग फिजिकली कुछ चेंज महसूस कर रहे हो तो यू कैन मतलब ये चीज़ आप ले सकते हो, ट्रांसजेंडर वाली कैटेगरी में आ सकते हो। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूजन है। प्लस बहुत सारे जो फीमेल्स हैं वो मतलब मेल्स में आ रहे हैं, कैटेगरी में ट्रांसफर होना चाह रहे हैं, और ये चीज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल है सोसाइटी में। और इस तरह से, और मैं प्लस बात करूँगी यहाँ पे राइट्स की, कि जो माइनॉरिटी में मतलब जो मिनिमम लेवल पे जो अभी ट्रांसजेंडर्स हैं उनके राइट्स नहीं मिलेंगे उनको, क्योंकि मेजॉरिटी लोग अब देखें फिजिकली, आपने जैसे आयशा बात की कि साइकोलॉजिकली ये आपके माइंड्स को हिट करिए ये बात, और फिर वही बात है क्योस आ जाएगा सोसाइटी में और लोग इस तरफ जाएंगे, जा भी रहे हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है आई वुड से। तो इसके ऊपर बहुत सारा मतलब मैं चाहूँगी कि ये जो कोड्स हैं, ये जो क्रिमिनल लॉ है, ये PPC है, इसके अंडर जो है इनकी प्रोविज़न में ये थोड़ा इफ़ेक्टिव इनको काम करना चाहिए और इन एक्ट्स के अकॉर्डिंग इनको डील करना चाहिए और प्रॉपर देखना चाहिए इन सब चीज़ों को। अच्छा सॉरी, जिस तरह आपने बात की कि क्योस पैदा हो रहे हैं सोसाइटी में, तो अगर उनके राइट्स की बात करें तो उनको उनके कौन से राइट्स, वो राइट्स किसको प्रोवाइड किए जा रहे हैं? देखिए लाइबा, राइट्स यही तो इशू है बेसिकली कि जो LGBT कम्युनिटी को वो ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, और जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो फिर उनके राइट्स कहाँ जाएंगे जब मेजॉरिटी में चले जाएंगे नंबर्स, तो इस तरह तो वो उनके राइट्स को खा रहे हैं। तो ये है बेसिकली। और मुझे लगता है ये जो जमात इस्लामी ने ये जो अपोज़ किया है, और जो शीमेल एसोसिएटिव प्रेसिडेंट हैं क्या कहते हैं नादरा उर्फ अलमास बॉबी, ये भी यही कहती है, इनका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये फिर LGBT कम्युनिटी के लिए को फेवर कर रहा है। ये तो फिर हमारे राइट्स तो फिर कहाँ गए, वो तो ये बात करते हैं ना। तो ये चीज़ है बेसिकली। अच्छा चलिए, मैं आपको इस एक्ट के अकॉर्डिंग में आपको राइट्स बताती हूँ कि उनके राइट्स क्या थे। अच्छा चलिए, अगर मैं इसकी इनके राइट्स की बात करती हूँ अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट, उनके अगर राइट टू हेल्थ की बात करें तो उनकी जो राइट टू हेल्थ है उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, उनको प्रॉपर फैसिलिटेट किया जाएगा बाय प्रोवाइडिंग देम हेल्थ, बाय प्रोवाइडिंग सेफ इन्वायरमेंट इन हॉस्पिटल्स एंड अदर हेल्थ इंस्टीट्यूशंस। और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए को इस बात को इंश्योर करें कि जो उनको पूरा प्रॉपर एक्सेस प्रोवाइड हो उन तमाम मेडिकल और साइकोलॉजिकल जेंडर करेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए।
लेकिन अगर हम उनके ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ की बात करें तो अगर किसी भी शख्स ने अगर उनको किसी इलीगल काम के लिए यूज़ किया, उनको हरासा करने की कोशिश की और या उनसे भीख मंगवाने की कोशिश की, इस तरह तो दैट पर्सन शैल बी पनिशेबल विद 6 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट और से 50,000 फाइन या बोथ। और अगर उनके राइट टू वोट की बात करें तो उनको प्रॉपर राइट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपना वोट कास्ट कर सकें ड्यूरिंग नेशनल प्रोविजन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में, और उनको प्रॉपर पोलिंग स्टेशन तक एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी ताकि अपना वोट कास्ट कर सकें, उन पर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। और अगर बात आती है कि उनके राइट टू एजुकेशन की, तो उनको प्रॉपर राइट प्रोवाइड किया जाएगा उनके एजुकेशन के लिए कि उनको पाकिस्तान के हर इंस्टीट्यूशन में उनको राइट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि अपनी ईजीली एजुकेशन हासिल कर सके, और मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी उनके जेंडर की बेसिस पे कि वो उनका जेंडर ये है, उनका उन पर किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होगा, और वो अपने प्रॉपर आराम से जाके अपनी जो एजुकेशन है वो हासिल कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम उनके उसकी बात करें, राइट टू असेंबली की बात करें, तो अगर वो चाहें कि वो असेंबली में पार्टिसिपेट करना चाहें तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16। अगर हम उनके अब राइट टू एम्प्लॉयमेंट की बात करें ना, तो उनको प्रॉपर फैसिलिटेट किया जाएगा ताकि वो प्रॉपर अपनी उनको फुली परमिशन दी जाएगी कि वो अपनी किसी भी सेक्टर में वो जॉब कर सकें, चाहे वो प्राइवेट हो या वो पब्लिक हो, वो ईजिली जॉब कर सकते हैं। और मतलब उनको आम लोगों की तरह ट्रीट किया जाएगा ताकि वो मतलब उनको प्रमोशंस दी जाएंगी, उनको नॉर्मल मीटिंग्स में कंसीडर किया जाएगा। मतलब वही बात आ गई कि उनके जेंडर की बेस पर उन पर कोई उन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि वो जॉब नहीं कर सकते, उन पर मतलब आम लोगों ने उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। और अगर उनके फंडामेंटल राइट्स की हम बात करें तो उनके फंडामेंटल राइट्स में ये कि अगर उनको प्रॉपर आम लोगों तक मतलब ट्रीट किया जाएगा, और अगर वो फॉर एग्जाम्पल अगर वो ड्राइव करना चाहें तो उनको ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा, वो पब्लिक में ईजीली घूम सकते हैं, मतलब उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस बात को इंश्योर करें कि उनको मतलब जो उनके सेफ्टी मेजर्स ना उनको सही उनको प्रोवाइड किए जाए ताकि उनके अगर हम उनके राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस की बात करें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा उनके जेंडर की बेस पे, उनके जेंडर आइडेंटिटी की बेस पे, जेंडर एक्सप्रेशन की बेस पे, सेक्स की बेस पे कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा। अगर वो चाहते हैं कि वो इलेक्शन लड़े तो इलेक्शन लड़ सकते हैं और टू होल्ड पब्लिक ऑफिस। और एट लास्ट अगर हम बात करें कि उनके राइट टू इनहेरिटेंस की, तो अकॉर्डिंग टू डेट एक्ट उनको इनहेरिटेंस का राइट प्रोवाइड किया जाएगा, और अगर वो मेल कैटेगरी में आते हैं तो उनका जो शेयर ऑफ इनहेरिटेंस होगा विल बी डेट ऑफ मैन, और अगर वो फीमेल कैटेगरी में आते हैं तो उनका जो है शेयर ऑफ इनहेरिटेंस विल बी डेट ऑफ फीमेल। अच्छा, यहाँ पे आयशा सोचने वाली बात ये है कि अगर वो सेल्फ परसीव जेंडर है यहाँ पे, तो मेल को मेल का हिस्सा मिल रहा है और फीमेल को जो है अगर वो अपने आप को फीमेल कैटेगराइज करते हैं तो उन्हें फीमेल का हिस्सा मिल रहा है। तो आपको नहीं लगता कि सारे लोग चाहेंगे, काफ़ी लोग जो इस तरह साइकोलॉजिकल कंफ्यूजन का शिकार नहीं है वो भी ये चाहेंगे कि वो मेल कैटेगरी में चले जाएं, क्योंकि आप सबको पता है कि मेल का जो जायदाद में हिस्सा है वो फीमेल से डबल होता है। तो यहाँ पे जो है सिचुएशन होती है तो मुझे लगता है कि सोसाइटी में काफ़ी जो है क्योस आ जाएगा, सोशल इश्यूज काफ़ी ज़्यादा राइज कर जाएंगे और जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमारी क्राइम्स रेट भी बढ़ जाएगा। तो इस इशू पे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। और इसी जो है बिल के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि इसी बिल के अगेंस्ट जो है शरिया कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं, और उनमें से एक बड़ी प्रोमिनेंट दरख्वास्त है वो JUIF ने सबमिट कराई है। और जी हाँ, JUIF जिसके चेयरमैन फजलुर रहमान साहब है, वो वही पार्टी है, वो वही लोग हैं जो पार्लियामेंट में, जो नेशनल असेंबली में इस बिल की मुकम्मल हिमायत कर चुके हैं। तो चीफ जस्टिस शरिया कोर्ट ने भी जो है इस हवाले से यही रिमार्क्स दिए कि आप लोगों ने पार्लियामेंट में तो ये बिल मंजूर कर लिया था, तो अब आप यहाँ कोर्ट में क्या लेने आए हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ इनकी हिपोक्रेसी बड़ी जो है आपको एविडेंट नज़र आती है कि पार्लियामेंट में तो ये बिल मंजूर कर लेते हैं, लेकिन जब ये आवाम के सामने जो है ये आते हैं तो ये बड़ा एक शो करते हैं
कि एक पॉजिटिव इमेज अपना बनाने की कोशिश करते हैं। ये लोग शो करते हैं कि जो है ये बड़ा खिलाफ है, ये इस्लामी कवानीन की पासदारी कर रहे हैं, लेकिन असल में ये नेशनल असम्बली में कुछ और ही कर रहे होते हैं। अच्छा फातिमा, जैसे अभी आपने बात की कि JUIF ने पहले इसमें बड़ी अक्सरियत से हमायत की, फिर उसके बाद अब वो उसको अपोज करने पे आ गए क्योंकि ये पीयर प्रेशर आ गया ना, क्योंकि अब हमारी सोसाइटी इंफॉर्मेशन रखती है, एजुकेशन रखती है, तो लोगों ने क्योंकि इसे एतराज़ किया है तो अब वो भी कर रहे हैं। तो डोंट यू थिंक सो ये पार्लियामेंट्री इग्नोरेंस आ गई या एक्सेसिविज्म आ गया कि इन्होंने प्रॉपर रिसर्च नहीं की, पहले अपना डाटा चेक नहीं किया, स्पेशलिस्ट नहीं बढ़ाया? तो इस पर तुम क्या बात करना चाहोगी? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी इग्नोरेंस है। इनको देखिए, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको आवाम इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजती है अपनी नुमाइंदगी करने के लिए, लेकिन ये यहाँ पे एक बिल को सही से पढ़ नहीं पाते, ये उसको समझदारी से पास करते हैं और फिर बाद में ये लोग कोर्ट्स में चले बैठ के पास भी कर देते हैं, और वो भी मेजॉरिटी से पास करते हैं, और ये आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं या ये खुद बेवकूफ़ हैं। तो ये बड़ी एक सोचने की बात है। अच्छा गाइस, जैसे अभी फातिमा ने बोला, एक बड़ा ही लम्हा फ़िक्रा की बात है, ये वाकई में हमें गौर फिक्र करने की ज़रूरत इस चीज़ पे बहुत है कि हमारी सोसाइटी कितने जा रही है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने जा रहा है, हमारा लॉ मेकर्स ये वगैरह क्या कर रहे हैं। तो अभी जैसे सौलिया आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी थी कि बेसिकली हमें एक मैस स्केल पे इन लोगों से डील करना है। तो मेडिकल बोर्ड की जहाँ तक बात आती है, ज़ाहिर सी बात है, इंडिया भी देख लें, वो भी जब उधर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को देखें, उन्होंने चेंज करना था किसी भी शख्स ने अपनी आइडेंटिटी को, तो वो क्या करते हैं, बेसिकली वो मेडिकल बोर्ड है प्रॉपर जिससे गुजरते हैं। हमारे तो पाकिस्तान में ऐसा कोई मेडिकल बोर्ड नहीं है, और अगर ऐसा मेडिकल बोर्ड होगा भी तो आप खुद ही बता देना कि ये इनॉर्मस मैग्नीट्यूड पे क्या हम इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं, इतनी इक्विपमेंट रखते हैं कि ये मेडिकल बोर्ड इन लोगों से डील करे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो ऑथेंटिसिटी वाला फैक्टर ही नहीं है यहाँ पे। मतलब ये बिल्कुल इफेक्टिव यहाँ पे वो लिए ही नहीं जाते स्टेप्स के प्रॉपर उसके, और अगर ऐसी कोई चीज़ आ भी जाती है हमारे पाकिस्तान में तो मुझे नहीं लगता कि इतना एग्जैक्टली मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि लोग आएंगे, डिले होता जाएगा, लोग तंग आ जाएंगे, फिर वो नादरा ऑफिस ही जाना शुरू कर देंगे, फिर मेडिकल बोर्ड को कम्प्लीटली इग्नोर कर देंगे। इधर जो एक और इम्पोर्टेंट सवाल मेरे दिमाग में जब मैं आप लोगों को सुन रही थी, क्योंकि ये काफ़ी एक संजीदा मामला है, तो वो ये आ रहा था कि जैसे लाइबा आप बता रही थी कि मतलब ट्रांसजेंडर्स का राइट टू वोट पे आपने बात की, आपने ये बताया कि वो उनको एक्सेस दिया जाएगा, वो वोटिंग पोल्स तक जाएंगे। तो अब क्योंकि ट्रांसजेंडर्स या इंटरसेक्स पर्सन के अंदर हमें एक कन्फ्यूजन यही रहती है कि वो मेल हैं या फीमेल हैं, तो हम उनको किस कैटेगरी में पोलिंग वोट करने के लिए जब वो जाएंगे तो वो किस लाइन में खड़े होंगे, किस पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे, इस तरह करके उनके लिए क्या होगा, फीमेल के साथ होंगे, मेल्स के साथ होंगे, एनीवन? देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है, अब जब वो अपने आप को डिटरमिन कर लेंगे कि हम मेल हैं, अगर एक फीमेल है वो अपने आप को मेल जो है कर देती है अनाउंस, और वो अपने आप की आइडेंटिटी भी चेंज करा देती है, अपने आप को रजिस्टर करा देती है एज अ मेल, तो वो एज अ मेल ही फिर जो है सोसाइटी में उठेगी, मेल की ही सारी चीज़ें करेगी, वॉशरूम्स मेल के यूज़ करेगी, और जो है वोटिंग लाइंस में भी मेल्स की ही खड़ी होगी। तो यहाँ एक जो बात है वो यही है ना कि जैसे अगर एक मर्द है वो अपने आप को औरत क्लासिफाई करता है और अपना जेंडर चेंज करा लेता है, तो वो आप लोगों को नहीं लगता कि फीमेल वॉशरूम्स में वो बंदा जाएगा, या मस्जिद में फीमेल है तो वो मेल मस्जिद में जा रही है, तो ये सब कुछ प्राइवेसी का एलिमेंट खराब नहीं करेगा? हमारी सोसाइटी में करेगा ना? बिल्कुल ऐसा ही है, और इस तरह ना जो दूसरे लोग हैं वो इससे बड़े अपने आप को इंडेंजर्ड फील करेंगे, और यहाँ पे मुझे लगता है गवर्नमेंट को सख्त ज़रूरत है कि अगर वो इस ऐसे बिल पे काम कर रही है तो वो इसकी सारी एस्पेक्ट्स को जो है गौर करे उसके ऊपर, और उसके ऊपर काम करे, वरना ये जो है सोसाइटी को एक बहुत ही बुरी तरफ ले जाएगा, यानी बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाएंगे। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, जिस तरह मैंने राइट्स की बात की तो उस पर राइट टू मैरिज की कोई बात नहीं हुई ना? मतलब इस पर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि, लेकिन इस पर बहुत कोई बताएं आप लोग। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एम्बिगुअस और अनएम्बिगुअस ट्रांसजेंडर्स होते हैं। जो अनएम्बिगुअस होता है ना, उनका राइट होता है मैरिज करने का, वो मैरिज कर सकते हैं क्योंकि वो अपने आप को क्लासिफाई कर चुके हैं एक मेल कैटेगरी में, क्योंकि उनके अंदर डोमिनेंट पार्ट मेल का है। लेकिन हमारे मुल्क में जो हम खासा एक मसला देख रहे हैं बड़ी अक्सरियत में, वो ये कि लोग ना होने के बावजूद इस तरफ आ रहे हैं क्योंकि वो LGBT कम्युनिटी के पार्ट हैं, या एक ट्रेंड बच्चों में आ गया, वेस्टर्न ट्रेंड आ गया कि नहीं हमने मॉडर्न होना है, हमने लड़कों की तरह कपड़े पहनने हैं, लड़कों की तरह एक्ट करना है। इसी तरीके से अगर हम गुजरावाला में भी केस आया था, गे मैरिज हुई थी,
तो ये एक ब्लैंकेट प्रोविजन बन चुकी है मैरिजेस की भी, कि भाई उस ब्लैंकेट प्रोविजन के नीचे गे मैरिजेस ये चीज़ें लीगल हो गई हैं, और वो इस एक्ट की वजह से वो एक ब्लैंकेट प्रोविजन बनी है। तो जो आप बात करिए ना राइट टू मैरिज की, पहली बात है वो तो इसमें डिस्कस ही नहीं किया गया, ठीक है। आ जाती है यही बात कि क्या इनका हक नहीं है शादी करना, और अगर है तो फिर किस कंडीशन में है, और क्या ये हमारी सोसाइटी को किस हद तक, किस लेवल तक अफेक्ट कर रही है, हमारी जनरेशन्स पे क्या अफेक्ट होगा जब गे मैरिजेस या अदर सॉर्ट ऑफ मैरिजेस विल बी कंडक्टेड। तो ये तो बड़ा एक मसला है। तो आपने जैसे कि देखा होगा कि अभी एक इंडियन लड़की और पाकिस्तान लड़की की शादी हुई है और वो वायरल हो गई काफी, और लोगों ने उसे बड़ा पसंद भी किया है, क्योंकि जो है आपको ये चीज बड़ी ग्लैमराइज करके दिखा दी जाती है सोशल मीडिया पे, और आपके यंगस्टर्स जो बेसिकली सबसे ज्यादा सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो उससे जब इन्फ्लुएंस होंगे तो आप देखें इस जनरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, और जो है आगे मुआशरा किस तरफ जाएगा। तो मुझे लगता है यहाँ बड़ी जो है ये चीजें आगे जाके खतरनाक होती जाएंगी अगर ये बिल जो है हमारे लॉ का हिस्सा बन जाता है। Exactly. प्लस मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जैसे अभी फातिमा ने बात की कि ग्लैमराइजेशन, प्लस ये थोड़े टाइम बाद ये मतलब डिसेंसिटाइजेशन शुरू हो जाएगी। मतलब एक सेंसिटिव न्यूज को आप मतलब डिसेंसिटाइज लोग हो जाते हैं, वो फिर इसकी तरफ इतना वो तवज्जो नहीं देते, अटेंशन नहीं देते। तो इस चीज को अभी से ही अगर कैच कर लिया जाए ना इस पॉइंट को, तो शायद ये अभी से ही कंट्रोल हो सकती है। ये बात और प्लस बहुत अच्छी की आपने। एक चीज जो ये रैकेट वाला जो है ना, ये कि जब आप मतलब सेल्फ प्रिसीव्ड आइडेंटिटी अगर आपको लग रहा है तो आप चेंज करा रहे हो, और मतलब नादरा के पास आप जा रहे हो, उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, तो ये चीज थोड़ी बड़ी मतलब रैकेट चेंज करा देना, जैसे CRC में चेंज हो रहा है आपका, जॉब में उसके बाद हिस्ट्री आपकी Passport हाँ। तो मैं यही कहूँगी कि ये बड़ा वो मतलब संजीदा मामला है हाँ, जिसे बिल्कुल। हमारी गवर्नमेंट को तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस तरह हम रिकॉर्ड चेंज करा लेंगे एक बंदे की पूरी हिस्ट्री, उसका शायद क्रिमिनल रिकॉर्ड भी उड़ जाए इस चीज़ के Yes, पीछे। exactly. और अगर आप देखें महरब मोइस की बात मैं यहाँ करना चाहूँगी, मारिया भी एक बड़ा वायरल एक सेंसेशन बनी है अभी रिसेंटली, और बात मैं इसके बारे में इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि यूथ बहुत हाईली इम्पैक्ट होती है। और अगर मैं अपनी बात ही कर लूँ, हम लोग को पहले इन चीज़ों के बारे में नहीं इतना पता होता था, अब हम एजुकेशन हासिल करें तो हमें पता चलना शुरू हुआ है। तो अब मुझे लगता है कि यूथ में थोड़ा सा शऊर आया है, लेकिन जो मसला है वो ये है कि अभी भी मैसिव इनॉर्मस मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट कर रहा है जो नेगेटिव इम्पैक्ट का है ना इन पे, क्योंकि जहाँ चले हकूक की बात की, पॉजिटिव एक्ट में चीज़ें आई, वहाँ एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है, और वो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी पॉजिटिविटी को ओवरलैप करता है, क्योंकि हम सबसे पहले सोसाइटी क्या कर रही है, वो नेगेटिव चीज़ों पे ही ज़्यादा अमल करना शुरू हो गई है। मेरे मोइस की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा कि मारिया बी ने बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, उन्होंने इस चीज़ को रिटेलिएट किया कि नहीं हम जिन्होंने सर्जरी करा के वो इस फील्ड में आ रहे हैं या इस अपना जेंडर चेंज करा रहे हैं हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उस पर आप लोगों का ओपिनियन क्या है? वाज दैट राइट, वाज दैट रॉन्ग? क्या वो यूथ पे कोई इम्पैक्ट छोड़े ऐसे इन्फ्लुएंसर्स? बिल्कुल ऐसा बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि आप जब देखते हैं ना उनके फॉलोअर्स जो है इतने ज्यादा हैं, तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं तो लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना, जो इनको इतना ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक बात जो कहना चाहूंगी, वो सबसे बड़ा मसला तो ये है कि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। हमने ये मुल्क इसलिए बनाया था क्योंकि हम इस्लामिक कवानीन की जो है अकॉर्डिंगली रहना चाहते थे। तो अगर हम इस्लामिक कवानीन के अगेंस्ट ही जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये हम एक बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने मुल्क की आइडियोलॉजी को ही निगेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें जो है इनके ऊपर भी गौर फिक्र होना चाहिए। एग्जैक्टली मुझे भी यही लगता है कि बेसिकली जो दो चीज़ें हमें ख़ास तौर पे इस एक्ट में चेंज करने की ज़रूरत है, यानी तरमीम करने की ज़रूरत है, वो एक तो पहली बार डेफिनेशन आ गए, बहुत ज़रूरत है डेफिनेशन को क्लैरिफाई करने की। उसके बाद अगर हम बात करें इनहेरिटेंस की, उसमें क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरत है। प्रॉपर एक मेडिकल बोर्ड बिठाना ज़रूरी है, आपके फीमेल और मेल डॉक्टर्स होने चाहिए, आलिम दीन भी होना चाहिए, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल हमारा इफेक्ट भी आ रहा है इसके अंदर कि बच्चों को ना समझ नहीं आ रहा कि वो वाकई में ट्रांस हैं या वो LGBT कम्युनिटी के साथ लग रहे हैं। तो ये चीज़ बड़ी हमें ज़रूरत है कि हम इस पर तवज्जो दें। तो मैं आप लोग से बिफोर एंडिंग आई वुड लाइक टू आस्क कि आप लोगों का फाइनल वर्डिक्ट क्या है, मतलब इस एक्ट में क्या ऐसा चेंज होना चाहिए या क्या इस एक्ट में ऐसा होना चाहिए? यूथ को क्या एडवाइस आप देंगे कि वो कुछ भी पढ़ लेते हैं तो फिर उसमें कैसे रिसर्च करें, कैसे पता चले कि एक्ट ठीक है गलत है? फातिमा पहले आपसे करते हैं। मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह कौम लूत तबाह हुई, आप उस तबाही को दावत मत दें। आप लोग जो है इस एक्ट के ऊपर काम करें प्रॉपर। अगर हम इस चीज को लीगलाइज नहीं कर सकते पाकिस्तान में,
कतर भी तो है ना, कतर ने भी LGBTQ के फ्लैग्स को जब वर्ल्ड कप होने वाला है उधर बैन कर दिया है। तो अगर वो कंट्रीज इतना जो है उनमें मॉरल कैरेक्टर है कि वो अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, तो हम जो हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, तो हम क्यों नहीं वो स्टैंड ले सकते। एग्जैक्टली ना लाइबा। बिल्कुल, मैं फातिमा ने बिल्कुल सही बात करी है। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हमारे यूथ को चाहिए कि वो थोड़ा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखे इसे, ठीक है। मतलब हर चीज़ ये नहीं कि अगर उसने किसी भी चीज़ को देखा उस पर अमल करने लग जाए। हमारे यूथ को चाहिए कि अच्छे से रिसर्च करे, अगर कोई चीज़ देखते हैं तो उसको रिसर्च करे, ना कि उसको इसी तरह उस पर बिलीव करने लग जाए। तो आयशा, आई वुड से कि मैं ना थोड़ा मीडिया को इसमें लाना चाहूँगी, क्योंकि मॉडर्न एरा है और मीडिया पे रिलाई करें सब आजकल। मतलब इंस्टा, फेसबुक, इन सब चीज़ें बड़ी फास्ट हो गई हैं और लोग इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं और इनको मतलब साइकोलॉजिकली भी आपके माइंड पे इफेक्ट करता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो न्यूज़ डिसेमिनेट हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये थोड़ी इफेक्टिव होनी चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए, प्लस फैक्चुअल बेस्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि जो उन्होंने कह दिया वही आप आवाम तक पहुंचा रहे हो। प्लस जो यहाँ पे ओपिनियन लीडर्स हैं उनको अपना एक प्रॉपर ओपिनियन प्लस देना चाहिए। और ये जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर ये लोग जो बात करते हैं, इनको चाहिए कि थोड़ा इन्वॉल्व हो इन चीज़ों में और ऐसी चीज़ें डिसेमिनेट करें मीडिया पे स्पेशली, क्योंकि आजकल जो यंग यूथ है वो मीडिया यूज़ कर रही है और मीडिया जो है आपके माइंड्स पे बहुत इफेक्ट करती है। तो मैं ये कहूँगी कि मीडिया को थोड़ा यहाँ पे स्टेबल होने की ज़रूरत है। और ये जो लिबर्टी वाला एक आ गया ना फैक्टर के फ्रीडम मिल गई लोगों को। फ्रीडम, ये खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ये फिर आपकी सोसाइटी को तबाह करके रख देगा। जैसे फातिमा ने भी बताया कि जिस तरह पहले कौमें तबाह हुई हैं, तो फिर एग्जैक्टली अल्लाह है। मैं जो ऐड करना चाहूँगी वो ये है कि सबसे पहली चीज़ मुझे लगता है कि घरों से शुरू करना बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चे क्या चीज़ देख रहे होते हैं, क्या चीज़ लर्न कर रहे होते हैं, क्या उनका रवैया होता है, उस पर फोकस करना ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा इस राह पे चल रहा है तो उनको उस चीज़ से रोकना, उनको समझाना कि ठीक है गलत क्या, पहले तो ये घर से स्टेम आउट करना चाहिए। इन चीज़ों को ख़त्म घर से करना शुरू करें। जब आप एक लोकल लेवल पे, माइनर लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे इसको डील करेंगे तभी ये चीज़ ख़त्म होगी। साइकोलॉजिकली इसको हम इसी तरीके से फाइट कर सकते हैं। दूसरी बात, हम अपनी पार्लियामेंट की अगर बात करें तो जो लोग पार्लियामेंट में आ रहे हैं वो क्या इतना शऊर रखते हैं कि वो इन सॉर्ट ऑफ मैटर्स पे बात कर सकें, ये देखना ज़रूरी है। स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स, इन लोगों को अपने रिसर्च बोर्ड में ऐड करना बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ जो मुझे लगता है वो ख़ास तौर पे ज़रूरी है वो ये है कि हम एज अ पर्सन अपने आप को मुसलमान होने के नाते अपने आप को सिर्फ नाम नेहाद मुसलमान तो नहीं कह सकते ना, अपने आप को जानना, अपने जेंडर को जानना, आइडेंटिफाई करना। जब बर्थ से हमें मिल चुका है एक जेंडर तो फिर उसको चेंज करने की ज़रूरत पेश क्यों आती है, ये सवाल आज जब हम अपने आप से करना शुरू करेंगे तो फिर ही हमें समझ आएगा कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है वो ठीक है गलत। और अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको कंट्रीब्यूट करके आप उसमें कैसे चेंज ला सकते हैं, क्योंकि कल को माशरे में ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। लोग जो हैं वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को पहले भी इतनी माइनॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे, शायद इस एक्ट के बाद लोग इससे एक्सेप्ट ना करें, उल्टा और हेट्रेड की तरफ चले जाएं। तो ज़रूरी है कि हम अपनी रिसर्च करें, जानकारी रखें, आगाही रखें, लोगों तक आगाही पहुंचाएं और फिर इस मैटर से डील करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।